वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएससी फॉर सीबीएसई। और हम अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस क्लास 10 सीबीएसई का जो सिलेबस है और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है हमारा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी चैप्टर से रिलेटेड और जो भी हमारे चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, इसके जो भी लेक्चर हैं, जो प्रीवियस लेक्चर आपके लिए बनाए गए हैं, आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, वो सब आपको हमारे चैनल पीएससी फॉर सीबीएसई जो चैनल है हमारा, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप उसको देख सकते हैं और स्किप किए बिना आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। साथ साथ में आपको मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और उससे जुड़ेंगे तो वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ है हमारे लेक्चर्स के, वो भी आपको वहां पर उपलब्ध कराए गए हैं। वहां से आप जाकर उसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और आप जो भी आपके विचार हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखें। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने लेक्चर की। और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी के बारे में। 19वीं शताब्दी क्यों महत्वपूर्ण है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम योर हिस्ट्री बुक सोशल साइंस क्लास 10 सीबीएसई। तो यहाँ शुरुआत करें। 19वीं शताब्दी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं परिवर्तनकारी शताब्दी कहा जाता है। क्या क्या कहा जा रहा है इसके बारे में देखिए। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही परिवर्तनकारी शताब्दी थी 19वीं शताब्दी। इस अवधि में सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक बदलाव आए। 19वीं शताब्दी, तो शताब्दी का मतलब समझ लीजिए पहले। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समय। अब कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी। इससे पीछे वाली कौन सी थी, इससे पीछे वाली शताब्दी 20वीं। ठीक है, और 20 से पहले फिर 19। तो यानी कि अगर मैं कहूं कि 1800 से लेकर और 1900 तक, देखिए इसको समझिए, 1800 से लेकर 1900 तक कौन सी शताब्दी है, 19वीं शताब्दी। ठीक है जी। अगर 1900 से लेकर और सन 2000 तक की बात करें तो कौन सी हो गई जी, 20वीं। यह है 20वीं शताब्दी। और जैसे ही आपने एंट्री करी सन 2001 में, है ना, तो हम कौन सी शताब्दी में चल रहे हैं, 21वीं शताब्दी में। तो ये हमें पता होना चाहिए कि 19वीं शताब्दी कौन सी है, 20वीं कौन सी है, 21वीं कौन सी है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है 1800 से लेकर और 1900 तक के जो 100 साल हैं, इस 100 साल की अवधि की बात हो रही है। और इसे बहुत महत्वपूर्ण एक समय बताया गया है, एक परिवर्तनकारी और महत्वपूर्ण शताब्दी कहा गया है, क्योंकि इस अवधि में सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक कई तरीके के परिवर्तन और बदलाव हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। आर्थिक आदान प्रदान के प्रकार। देखिए अर्थशास्त्री जो हैं, जो अर्थशास्त्र की समझ रखते हैं, जो अर्थशास्त्र को जानते हैं, उन अर्थशास्त्रियों ने 3 प्रकार के आर्थिक आदान प्रदान को बताया है। उन्होंने कहा है कि जो आर्थिक आदान प्रदान होता है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें 3 तरीके का प्रवाह शामिल है। पहला प्रवाह है जिसमें वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है, आयात और निर्यात होता है। दूसरे प्रकार का प्रवाह यानी जो फ्लो है वो है श्रम, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे देश में और दूसरे देश का व्यक्ति तीसरे देश में काम करने के लिए जाता है। और तीसरा आप देखोगे, तीसरे प्रकार का प्रवाह है पूंजी का प्रवाह। जब देखिए देशों के बीच में व्यापार होगा तो पूंजी तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। ठीक है, चाहे वो रुपया हो चाहे वो डॉलर हो। इसके अलावा देखिए कॉर्न लॉ। कॉर्न किसको बोलते हैं, जो मक्का होता है, और लॉ का मतलब कानून, यानी मक्का से जुड़ा हुआ कानून। और ये कानून कहां पर पास हुआ था, ये कानून पास हुआ था इंग्लैंड के अंदर। इस कानून में क्या कहा सरकार ने और क्यों इसको महत्वपूर्ण माना जाता है, क्यों इसको आपके सिलेबस में दिया गया है। तो यहां देखिए कॉर्न लॉ वह कानून है जिसके सहारे ब्रिटेन की सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी।
आयात का मतलब क्या है कि दुनिया का कोई भी मुल्क अब ब्रिटेन के अंदर अपना मक्का नहीं भेजेगा। सरकार ने रोक लगा दी, किसी भी देश के मक्का को, कॉर्न को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसी को कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। परंतु क्या हुआ कि कुछ ही वर्ष बीते थे और ब्रिटेन में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, और जब आपको पता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो किसकी डिमांड बढ़ जाती है, फूड यानी भोजन की मांग बढ़ती है। और ऐसा ही ब्रिटेन में भी हुआ, जनसंख्या वृद्धि होने के फलस्वरूप भोजन की मांग बहुत तेजी से बढ़ी। और इससे पहले कि ब्रिटेन में भुखमरी आती, ब्रिटेन की सरकार ने कॉर्न लॉ को क्या कर दिया, कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया, कॉर्न लॉ को हटा दिया। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर बताई गई है। भूमंडलीकरण में यानी कि विकास में तकनीक का क्या योगदान होता है। देखिए, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बिना तो मनुष्य इतना डेवलप नहीं हो पाता। समय समय पर बहुत सारी तकनीकों का विकास हुआ, बहुत सारी खोजें हुई, बहुत सारे इन्वेंशन हुए, आविष्कार हुए, और उन आविष्कारों ने मानव के जीवन में परिवर्तन ला दिया। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे मनुष्य को जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता महसूस हुई, उसी प्रकार की खोजें होती गईं और नई नई तकनीक हमारे जीवन में आई, और उसने बहुत सकारात्मक परिणाम हमारे जीवन पर डाले। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब किसी भी देश का या विश्व का विकास होता है तो उसमें तकनीक का क्या योगदान होता है। इस युग में कुछ मुख्य तकनीकें खोजी गई, जैसे कि आप देखोगे रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, रेलवे का विकास हुआ। इसके अलावा स्टीमशिप और साथ साथ में टेलीग्राफ, इन सब की खोज हुई। ये नई तकनीक थी दुनिया के सामने। इन तकनीकों के आने से और इनका प्रयोग होने से लोगों के जीवन पर बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट देखने के लिए मिला। रेलवे ने क्या किया, रेलवे ने विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों, जो एक जगह एक क्षेत्र है और दूसरी जगह बहुत दूर एक दूसरा क्षेत्र है, उन दूरस्थ जो दूरी में एक दूसरे से काफी दूर स्थित हैं, ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों तथा आंतरिक भागों व बंदरगाहों को आपस में जोड़ने का काम किया। तो रेलवे देखिए कितना महत्वपूर्ण रहा। इसके अलावा आप देखोगे टेलीग्राफ, टेलीग्राफ की मदद से संचार व्यवस्था में काफी तेजी आई और इससे आर्थिक लेन देन भी काफी तेज हो गया। इसके अलावा आप देखोगे स्टीम शिप के कारण, जो स्टीम शिप चला, स्टीम वाला शिप, ठीक है, जिससे बहुत तेजी से डेवलपमेंट और विकास हो रहा था, उस स्टीम शिप के कारण माल को भारी मात्रा में अटलांटिक के, ठीक है, अटलांटिक के वार ले जाना सरल हो गया। यानी कि अटलांटिक के पार, पार है ये शब्द, ठीक है, यहां पर आप इसको पार कर लेंगे। अटलांटिक के पार ले जाना क्या हो गया, अटलांटिक के पार ले जाना सरल हो गया, पार, ठीक है। स्टीम शिप जो चल रहे थे उनकी वजह से जो माल था उसको अटलांटिक जो महासागर है उसके दूसरी पार ले जाना काफी क्या हो गया, काफी सरल हो गया। तो ये आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो देख रही है, 3 चीजों के बारे में बताया है। एक आपको रेलवे के बारे में बताया है, एक आपको बताया टेलीग्राफ के बारे में, और देन उसके बाद में आपको बताया है आपको स्टीम शिप के बारे में। शिप क्या होता है, जहाज, और स्टीम वाला जहाज, ठीक है, जो भाप से चलने वाला जहाज है, ठीक है। तो इनका क्या क्या बेनिफिट हुआ, क्या क्या इसके फायदे हुए, कैसे उन्होंने लोगों के जीवन को इफेक्टेड किया और विकास में इनका क्या रोल था, क्या इनका योगदान था, इन सब के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। अब हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद। 19वीं शताब्दी में जो उपनिवेशवाद था, जो गुलामी का समय था, वो कैसा था, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताया जाएगा। व्यापार में वृद्धि होने से, क्योंकि व्यापार तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा था, क्योंकि औद्योगिकीकरण हो चुका था, और औद्योगिकीकरण की वजह से माल को दूसरे मुल्कों में भेजने के लिए और ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए नए नए देशों की खोज भी हो गई थी, जिसमें आप देखोगे अमेरिका की भी खोज हुई और साथ साथ भारत की भी खोज हो गई, ठीक है।
तो व्यापार तो बढ़ ही रहा था, लेकिन व्यापार में वृद्धि होने से क्या हुआ, यूरोप के लोगों की जिंदगी बेहतर हो गई तथा दूसरी ओर उपनिवेशों पर इनका बुरा प्रभाव पड़ा। देखिए क्या क्या इफेक्ट हुआ, यहां पर मैं आपको बताता हूं कि देखिए जब व्यापार बढ़ा, देखिए यहां पर व्यापार बढ़ा, ठीक है, जब व्यापार बढ़ा तो व्यापार के बढ़ने की वजह से क्या हुआ, नए देशों की खोज हुई, नई देशों की क्या हुई, खोज। और नए देशों की जब खोज हुई तो दो तरीके का प्रभाव देखने के लिए मिला। एक तरफ यूरोप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो यूरोप के ऊपर उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, यूरोप को इससे बेनिफिट हुआ, फायदा हुआ। और वहीं अगर बात करें अन्य देशों की, तो अन्य देशों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा, अन्य देशों के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, यानी नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि दुनिया के अन्य मुल्कों को इन यूरोप के देशों ने दुनिया के अन्य मुल्कों को अपना गुलाम बना लिया और उपनिवेश बना लिया। तो यहाँ पर देखिए किसी का फायदा हुआ है तो किसी पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा। फायदा किसको हुआ, बेहतरी किसके लिए हुई, यूरोप के देशों के लिए इसमें बेहतरी थी, लेकिन जो दुनिया के अन्य देश थे वो तो गुलाम हो गए, तो उनके ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है बुरा प्रभाव पड़ा। 1885 में यूरोप की बड़ी शक्तियां बर्लिन में मिली। कहां, 1885 में कहां पर यूरोपीय शक्तियां मिली, बर्लिन। बर्लिन किसकी राजधानी है, जर्मनी की राजधानी। तथा अफ्रीकी उपनिवेशों को आपस में बांट लिया इन्होंने कहा भाई देखो ये अफ्रीका महाद्वीप है और इसमें जो देश हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो आपस में उन्होंने उनको बांट लिया कि इतने देश हमारे हिस्से में, इतने देशों पर हमारा कब्जा होगा, इतने देशों पर हमारा नियंत्रण होगा, इतने देश हमारे गुलाम होंगे। ये यूरोपीय देशों ने 1885 में बर्लिन में जब इकट्ठा हुए तो वहां पर उन्होंने क्या किया, आपस में उनको बांट लिया। इसीलिए आप देखोगे जब आप कभी भी अफ्रीका का मैप उठाकर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अफ्रीका के देशों की जो सीमा है वो ऐसा लगता है कि जैसे सीधी रेखा कोई बन गई है, जैसे नेचुरल कोई रेखा होती है, ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे स्केच लिया और स्केच में क्या किया, स्केच में हमने स्केल को ले लिया और स्केल से फिर हमने लाइनों को खींचा तो लाइनें सीधी सीधी हो गई, सीधी सीधी उसको स्केच किया गया है, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि ये उसी वजह से हुआ जिसकी वजह से यूरोपीय देशों ने आपस में, यूरोप के महाद्वीपों में जो देश थे उनको आपस में बांटा। अब हम बात करते हैं रिंडर पेस्ट या मवेशियों का प्लेग, यानी ऐसा प्लेग, ऐसी बीमारी जो जानवरों में फैलती है। जैसे कि आपको बर्ड फ्लू भी सुना होगा जो कि कुछ समय पहले फैला था और जिसकी वजह से कहते थे कि जो मुर्गे हैं उनके अंदर ये बीमारी फैल रही है, बर्ड फ्लू की बीमारी है ना। तो इस तरीके की एक बीमारी थी रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग। अभी आपको ये भी पता होगा कि कुछ समय पहले अभी एक और वायरस फैला किसके अंदर, गायें बहुत सारी जो थे और मवेशी जो थे वो उसमें आकर मर गए थे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि अभी हाल फिलहाल ही में कौन सा वो वायरस था जिसकी वजह से बहुत सारी गायें, बहुत सारे जो पशु थे, मवेशी थे, वो उसकी चपेट में आकर मर गए थे। आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग, ये मवेशियों में फैलने वाली बीमारी थी जो 1890 के दशक में अफ्रीका में बहुत तेजी से फैली। ये मवेशियों में फैली बीमारी और कहां पर फैली, खासतौर से अफ्रीका में बहुत तेजी से। यह बीमारी उन घोड़ों में आई थी जो एशिया से लाए गए, जो एशिया से घोड़े लाए गए, उन घोड़ों से ये बीमारी अफ्रीका में आई और अफ्रीका में बहुत तेजी से बहुत सारे पशुओं में ये फैल गई। ये बीमारी पूरे अफ्रीका तक फैल गई और 1892 तक तो आप देखोगे कि अफ्रीका के पश्चिमी तट तक भी ये बीमारी पहुंच गई और इस बीमारी के कारण लोगों
पर रोजी रोटी का भी खतरा उत्पन्न हो गया। क्यों रोजी रोटी का खतरा उत्पन्न हो गया? क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो जीवन था वो इन मवेशी जानवरों के ऊपर ही निर्भर था। जानवर मर गए तो रोजी रोटी के ऊपर एक खतरा उत्पन्न हो गया। अब लोगों के पास खान होती है, जहाँ से कोयला निकालते हैं, सोना चांदी निकालते हैं, उन खानों और जो बागान होते हैं, जैसे चाय के बागान होते हैं, कॉफ़ी के बागान होते हैं, उनमें मजदूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो देख लीजिए कि इस बीमारी के कारण कितना लॉस लोगों को झेलना पड़ा। अब हम बात करते हैं भारत के बंधुआ मजदूरों की और अनुबंधित श्रमिक। अनुबंधित यानी जिनके साथ में एग्रीमेंट होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो लेबर होता है उसको बोलते हैं अनुबंधित श्रमिक, जिनके साथ में कोई एग्रीमेंट करके उनसे कोई काम कराया जाता है। वह मजदूर जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए विशेष अवधि के लिए काम करते हैं उन्हें बंधुआ मजदूर कहते हैं। किसी एक स्पेशल व्यक्ति के लिए और एक स्पेशल टाइम, जैसे 2 साल, 5 साल, 10 साल, एक लिमिट, एक बाउंडेड टाइम के लिए वो काम करते हैं, तो ऐसे मजदूरों को बंधुआ मजदूर कहा जाता है। आधुनिक बिहार, आज भी आप देखिए बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के जो सूखाग्रस्त इलाके हैं, जहां पर सूखा पड़ता है, जहां पर पानी की कमी होती है, वहां से कई गरीब लोग बंधुआ मजदूर बन गए थे। ठीक है, और इन मजदूरों को, जो बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के सूखाग्रस्त जो लोग थे, जो मजदूर बन गए थे, इन मजदूरों को कहां पर ले जाया गया? इन मजदूरों को ले जाया गया आइलैंड, मॉरिशस और श्रीलंका और फिजी जैसे देशों में इनको भेज दिया गया। भारत में भी कई बंधुआ मजदूरों को असम के चाय के बागानों में काम पर लगाया गया था। ठीक है, एजेंट हुआ करते थे, और जो एजेंट थे वो क्या करते थे? वो इन मजदूरों से, जिनको बंधुआ या अनुबंधित मजदूर या श्रमिक कहा जा रहा है, वो एजेंट इन मजदूरों से झूठे वादे करते थे। ठीक है, और उनको ये भी नहीं बताते थे कि वो उन मजदूरों को कहां पर लेकर जा रहे हैं। 1900 के दशक में आप देखोगे कि भारत में बंधुआ मजदूर प्रणाली का काफी विरोध हो चुका था। 1900 के दशक की बात हो रही है, और जब विरोध शुरू हो गया तो 1921 में जाकर फिर इस बंधुआ श्रमिक मजदूरी और अनुबंधित मजदूरी को क्या कर दिया गया? भारत से समाप्त कर दिया गया। तो यहां तक अभी हमने पढ़ा है अपना इस लेक्चर के अंदर भारत के बंधुआ मजदूर व अनुबंधित श्रमिक। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको जो यहाँ पर बताया जा रहा है, जिस तरीके से आपको डिफाइन किया जा रहा है, चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है, वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर इन लेक्चर्स को, इन वीडियो को क्या करेंगे? शेयर भी करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। तो इसी के साथ में मैं आपसे लास्ट में एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी करें और वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल के साथ में इसी तरीके से आप लोग जुड़े भी रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक जुड़े रहें PSC 4 CBSE। थैंक यू।